रात का वक्त है। असम के हवेली में सोना की चीख सुनकर सम्राट जब किचन में आता है तो देखता है सोना का हाथ का बुरी तरह से जल चुका था। सम्राट उसका हाथ पकड़कर वॉशबेसिन की तरफ ले जाता है और उसके हाथ पर ठंडा पानी डाल देता है। सोना का हाथ बुरी तरीके से लाल हो गया था और तुरंत छाले आ गए थे। उसकी आंखों से बेनतहा आंसू आ रहा था। सम्राट नीलिमा की तरफ देखता है और वहां पर दामिनी के साथ शीतल भी खड़ी हुई थी। सम्राट उन तीनों को देखते हुए अपने दांत पीसकर बोला, किसने किया ये सब और कैसे हुआ ये? बाकी सब घर के लोग भी वहां पहुंच चुके थे। दामिनी सम्राट के इल्जाम पर नाराजगी से बोली, सम्राट तुम इस तरीके से हुए किसी भी एक्सीडेंट में हम लोगों पर इल्जाम नहीं डाल सकते, ये सिर्फ एक छोटा सा एक्सीडेंट था। सम्राट दामिनी की बात पर अपने दांत पीसते हुए बोला, छोटा सा एक्सीडेंट है? इसका हाथ देखो कितना जल गया है और इसके हाथ पर आइस क्यूब लगाने के बजाय आप लोग खड़े खड़े तमाशा देख रहे हो। सावित्री जी सम्राट की तरफ देखते हुए बोली, सम्राट तुम शांत हो जाओ, बहू को लेकर कमरे में जाओ, मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। सम्राट दामिनी को घूरते हुए सोना को अपने बाहों में उठाकर वहां से चला जाता है और शोभित शीतल आइस क्यूब लेकर जल्दी से कमरे की तरफ चले जाते हैं। शिवराज नीलिमा की तरफ देखते हुए बोला, ये सब कैसे हुआ नीलिमा? नीलिमा ने शांत लहजे में कहा, मैंने ज्यादा गौर नहीं किया शिवजी, मैं तो सलाद बना रही थी और वह दाल का छौंका लगा रही थी कि अचानक से कैसे उसके हाथ में तेल गिर गया, पता नहीं चला। दामिनी ने फ्रिज में से बोतल निकालते हुए कहा, नौसिखिया होगी खाना बनाने में, इसलिए ऐसा हो गया होगा और घर वालों को इम्प्रेस करने के चक्कर में लेने के देने पड़ गए। सावित्री जी ने दामिनी को घूरते हुए बोली, यहाँ पर सम्राट नहीं है इसलिए तुम ये सब बोल सकती हो, अगर वह यहाँ पर होता तो वह तुम्हारी जो भी इज्जत करता है उसे भी छोड़ देता। दामिनी सावित्री जी की बात को इग्नोर करते हुए किचन से बाहर चली जाती है। बाकी सब लोग सम्राट के कमरे की तरफ चले जाते हैं। नीलिमा बिना किसी भाव के फिर से खाना बनाने लगती है। इधर सम्राट सोना के हाथ पर आइस क्यूब लगा रहा था और सोना के आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। कुछ देर के बाद डॉक्टर आता है। जख्म को साफ करने के बाद उस पर मरहम पट्टी कर देता है। सम्राट शोभित की तरफ देखते हुए कहता है, मुझे किचन की सारी सीसीटीवी फुटेज चाहिए। शोभित सम्राट की बात पर अपना सिर हिला देता है। वह जान रहा था कि सम्राट को इंजेक्शन से डर लगता है, इसलिए वह अपना ध्यान डाइवर्ट कर रहा है। इंजेक्शन लगने के बाद डॉक्टर सम्राट की तरफ देखते हुए बोला, मिस्टर ओबरॉय उनके हाथ की पट्टी सुबह बदल दीजिएगा, अगर ज्यादा दिक्कत हो तो मुझे कॉल कर लीजिएगा, ज्यादा नहीं जला है, बस छाले उभर आए हैं। सम्राट डॉक्टर के बात पर अपना सिर हिलाते हुए बोला, और इस बेवकूफ को अच्छे से समझा दीजिए, घर के काम उसे बिल्कुल नहीं करने हैं। डॉक्टर सम्राट की बात पर मुस्कुराकर सोना से कहा, आपको घर का काम करना नहीं है, अपने हाथ में ज्यादा जोर नहीं देना है, आपके हाथ को आराम की जरूरत है ताकि जख्म भर सके। सोना डॉक्टर की बात पर अपना सर हिला देती है। डॉक्टर सम्राट को सोना का ख्याल रखने के लिए कहकर वहां से चला जाता है। डॉक्टर के जाने के बाद सम्राट सब की तरफ देखते हुए बोला, आप सब लोग नीचे चले जाए, खाने का वक्त हो चुका है, मैं कुछ देर में आता हूँ। सोना सम्राट की बात पर बोली, आपको भी जाना चाहिए, आपको घर वालों के साथ। सम्राट घूरकर सोना की तरफ देखता है तो सोना कहते कहते चुप हो जाती है। घर वाले सम्राट की बात पर कमरे से बाहर चले जाते हैं। सबके जाने के बाद सम्राट सोना के दोनों गालों को अपने एक हाथ में दबाते हुए बोला, सोना अवस्थी, अगर दोबारा कभी भी तुमने मेरी बात को अनसुना करने की कोशिश की तो सोच लेना मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। सोना सम्राट के हाथ को अपने दूसरे हाथ से हटाते हुए बोली, फिलहाल तो आप मुझे चोट पहुंचा रहे हो। सम्राट सोना को छोड़ देता है और उसे घूरते हुए कहता है, फिलहाल तो छोड़ रहा हूं, पहले ठीक हो जाओ फिर बताता हूं। इतना कहकर सम्राट कमरे से बाहर चला जाता है। सोना मुंह बनाते हुए बोली, अपनी बिल्ली जैसी आंखों से मुझे हमेशा घूरते रहते हैं और धमकी, जब देखो तब धमकी धमकी, मेरा दिमाग खराब हो गया ना तो कसम से आपकी सारी होशियारी निकाल दूंगी मैं। रविंद्रनाथ कमरे में आते हुए बोले, क्या बात है बहुरानी, तुम हमारे बिल्लू को इस तरीके से पीछे कैसे गाली दे रही हो? सोना मासूम सा चेहरा बनाते हुए बोली, मैं किसी बिल्लू को नहीं जानती दादाजी, और भला किसी को बिना जाने क्यों गाली देने लगी? रविंद्रनाथ सोना की बात पर मुस्कुराते हुए बोले, मैं सम्राट की बात कर रहा हूं। सोना अपनी आंखें बड़ी करते हुए बोली, आप सम्राट जी को बागड़ बिल्ला कहते हैं? रविंद्रनाथ हंसते हुए बोले, बागड़ बिल्ला नहीं, सिर्फ बिल्लू, क्योंकि उसकी आंखें नीली है ना इसलिए। सोना मासूम सी आवाज में बोली, क्या मैं भी उन्हें बागड़ बिल्ला कह सकती हूँ? रविंद्रनाथ ने मुस्कुराते हुए कहा, देख लो अगर वह तुम्हें जिंदा छोड़ देता है तो। सोना अपना सिर हिलाते हुए बोली, आपने बिल्कुल सही कहा, ऐसे ही मेरे पीछे मेरा खून पीने के लिए पड़े रहते हैं, अगर मैंने उन्हें कोई निकनेम दे दिया तो फिर वह तो मेरा अंतिम संस्कार करने से पहले एक बार भी नहीं सोचेंगे। रविंद्रनाथ सोना के सामने कुर्सी पर बैठते हुए मुस्कुराते हुए बोले, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी बेटा।
सोना अपना सर हिलाते हुए बोली, जी कहिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ। रविंद्रनाथ सीरियस टोन में बोले, कल हम लोग कुलदेवी के मंदिर चल रहे हैं, वहां पर कुछ लोग आएंगे जो तुमसे बहुत से बातें कहेंगे, लेकिन तुम्हें उनकी बातों पर नहीं, अपने दिल पर यकीन रखना है। सोना रविंद्रनाथ की आधी अधूरी बात पर कंफ्यूज होते हुए बोली, आप कहना क्या चाहते हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। रविंद्रनाथ गहरी सांस लेकर बोले, कुलदेवी की मंदिर को मेरे पिता श्री राघवेंद्र नारायण ओबरॉय ने अपने खून पसीने की मेहनत से बनाया है, लेकिन उनके बिजनेस पार्टनर लोगों का कहना है कि उनका भी उनमें बराबर का हाथ था, इसलिए मेरे पिताजी उस मंदिर के जमीन की पूरी प्रॉपर्टी सम्राट की पत्नी के नाम कर दिया है, जो कि अब तुम हो, इसलिए अब तुमसे लोग कई प्रकार के सवाल करेंगे जिसका जवाब तुम्हें सोच समझ कर देना है। सोना, जो कि रविंद्रनाथ की बातों को सुनते हुए हैरानी से उनकी तरफ देख रही थी, वो उनके बात के खत्म होने के बाद जल्दी से कहती है, लेकिन दादाजी मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं चाहिए, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली की बच्ची हूँ, मैं ये सब चीज कभी नहीं सही। रविंद्रनाथ सोना की बात पर उसे शांत करवाते हुए बोले, तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, हर परिवार की बड़ी बहू को आने वाली मुसीबत का सामना करना ही पड़ता है, और बड़े परिवार की बहू को इन सभी चीजों को संभालने की क्षमता मिल जाती है, बाकी तुम्हारा साथ देने के लिए ये है ना। इतना कहते हुए वो सम्राट की तरफ इशारा करते हैं, जो कि खाने की प्लेट लिए कमरे में आ रहा था। सम्राट कमरे में रविंद्रनाथ की तरफ देखते हुए बोला, आप यहाँ कब आए, मैंने तो आपको देखा आप दादी माँ के साथ कमरे में जा रहे थे, मेरे कमरे में कैसे घुसे चले आए। रविंद्रनाथ अकड़कर बोले, मैं अपने पोता बहू से मिलने आया था, तुम्हें कोई दिक्कत है क्या। सम्राट खाने की प्लेट को कॉफी टेबल पर रखते हुए बोला, अगर आपको अपनी पोता बहू की इतनी फिक्र है तो खाना लेकर आना चाहिए था ना। रविंद्रनाथ सम्राट को देखते हुए बोले, मैं अपनी बहुरानी से उस बारे में बात कर रहा था जिस बारे में मैंने तुमसे गार्डन में बात की थी। सम्राट अपनी आंखें छोटी करके बोला, मैंने आपसे कहा था ना कि मैं उससे बात कर लूंगा, तो आपको भला अपने दिमाग को चलाने की क्या जरूरत है। रविंद्रनाथ सम्राट को घूरते हुए बोले, सच कह रही थी दामिनी, शहर में रहकर तुम तमीज भूल चुके हो। सोना कभी सम्राट को देखती तो कभी रविंद्रनाथ को। सम्राट ने सोना को एक नजर देखने के बाद रविंद्रनाथ से बोला, मैं आपसे बाद में बात करता हूं, मेरी बीवी को खाना खिलाना है, क्योंकि आपके परिवार के चक्कर में उसने अपना हाथ जला लिया, जो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। रविंद्रनाथ सोना के सिर पर हाथ फेरने के लिए उठते हैं, उससे पहले ही सम्राट ने रविंद्रनाथ के हाथ को पकड़कर कहता है, दादी माँ आपको बुला रही है, सो मे बी यू शुड गो नाउ। रविंद्रनाथ सम्राट को घूरकर देखते हैं और कमरे से बाहर चले जाते हैं। सोना छोटा सा मुंह बनाकर बोली, आपको इस तरीके से दादाजी से बात नहीं करनी चाहिए थी, उन्हें बुरा लगा होगा। सम्राट सोना को ब्राइडल स्टाइल में अपनी बाहों में उठाकर सोफे की तरफ ले जाते हुए बोला, मैंने तुमसे कहा था ना, मेरे अलावा किसी और पर ध्यान मत देना, पर कोई बात सीधी तरीके से तुम्हारे दिमाग में नहीं घुसती, इसलिए तुम्हें उल्टे तरीके से समझना होगा। सोना सम्राट को डरी हुई नजरों से देखते हुए कहा, मैंने कोई गलती की है क्या। अपनी बिल्ली वाली आंखों से देखना बंद करो, सम्राट सोना को सोफे पर बैठाते हुए कहा। सोना सम्राट की बात पर बोली, दादाजी बता रहे थे यू शुड नॉट माइंड, खाने पर ध्यान दो। सम्राट उसकी बात को बीच में काटकर कहा, सोना फिर भी नहीं खाती। जिस पर सम्राट उसे घूरता है तो सोना अपने हाथ को दिखा देती है जिसमें पट्टी लगी हुई थी। सम्राट सोना को खाना खिलाते हुए बोला, ओके मिस अवस्थी, मैं तुमसे इस खातिरदारी का पूरा खर्च वसूल करूंगा, तुम बस जल्दी ठीक हो जाओ। सोना के मुंह में खाना भरा हुआ था, जिस कारण वो सिर्फ सम्राट की बात पर अपना मुंह बना लेती है। सम्राट सोना को खाना खिलाने के बाद नैपकिन से उसके होठों के किनारे साफ करते हुए बोला, मैं डिनर करके आता हूं, तब तक तुम इज्जत के साथ बिस्तर पर होनी चाहिए, अदरवाइज। सोना सम्राट की बात को बीच में काटकर बोली, अदरवाइज आप मेरे साथ वो करेंगे जो मैं सह नहीं पाऊंगी, फाइन। इतना कहकर वो बिस्तर पर चली जाती है। सम्राट उसे कुछ देर घूरने के बाद प्लेट उठाकर कमरे से बाहर चला जाता है। सम्राट के जाने के बाद सोना धीरे से बुदबुदाते हुए बोली, बागड़ बिल्ला कहीं का। इधर सम्राट नीचे आता है तो शोभित पास आकर कहता है, भाई आपको कुछ दिखाना है। सम्राट शोभित के बात पर अपना सिर हिलाकर स्टडी रूम की तरफ चला जाता है। कुर्सी पर बैठते हुए बोला, क्या दिखाना था तुम्हें। शोभित ने आईपैड आगे करते हुए बोला, देखिए। सम्राट शोभित की बात पर आईपैड में देखने लगता है। जैसे जैसे वो आईपैड में देख रहा था उसकी आंखें छोटी हो रही थी। आखिर में वह आईपैड बंद करते हुए बोला, इस बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। शोभित अपना सिर हिलाकर बोला, बाकी आपको क्या करना है आप ज्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं। सम्राट तिरछी मुस्कान के साथ बोला, जो मेरे काम के चीजों को हट करने की कोशिश करें, आई डोंट थिंक कि उसे खुशी मिलने की उम्मीद हो। शोभित सम्राट के चेहरे के एक्सप्रेशन को देखते हुए बोला, आपके दिमाग में क्या चल रहा है। जो कुछ भी चल रहा है उस इंसान के लिए बिल्कुल सही नहीं है, सम्राट ने जवाब दिया।
शोभित ने एक गहरी सांस लेकर बोला, शायद अब हमें डिनर के लिए चलना चाहिए। सम्राट अपना सिर हिलाकर स्टडी रूम से बाहर चला जाता है। डाइनिंग टेबल पर सभी लोग बैठे हुए थे। हेड टेबल पर रविंद्रनाथ बैठे हुए थे और बाकी सब चुपचाप अपना डिनर कर रहे थे। शीतल और नीलिमा खाना सर्व कर रही थी कि अचानक से सम्राट के साइड आते हुए शीतल के हाथों पर दाल गिर जाती है। सम्राट बिना उसे देखे चुपचाप अपना डिनर कंप्लीट करने पर फोकस करता है और बाकी सभी अपना डिनर छोड़ शीतल को देखने लगते हैं। रविंद्रनाथ सम्राट के एक्सप्रेशन को देखते हुए चुपचाप अपना डिनर करने लगता है। सावित्री जल्दी से अपनी कुर्सी से उठकर शीतल को संभालने लगती है, जिसके हाथों में छाले उभर आए थे क्योंकि दाल काफी गर्म थी। सम्राट कुर्सी से उठते हुए बोला, मेरा डिनर हो चुका है, गुड नाइट। इतना कहकर सम्राट किसी की बात सुने बिना सीधा अपने कमरे की तरफ चला जाता है। शोभित अपना डिनर कंप्लीट करके अपने कमरे की तरफ चला जाता है। शीतल सम्राट को जाता हुआ देखने लगती है। नीलिमा उसे कमरे में ले जाती है। बाकी सब भी अपना अपना डिनर पूरा करके अपने अपने कमरे की तरफ चले जाते हैं। सम्राट का कमरा। सम्राट कमरे में आता है तो देखता है सोना अपने हाथों को मुंह बनाए देख रही थी। सम्राट अंदर आते हुए बोला, तुम्हारे इस तरीके से देखने पर तुम्हारा हाथ ठीक नहीं हो जाएगा। मुसीबत को खुद न्योता देती हो तुम। सोना सम्राट के बात पर मुंह बनाते हुए बोली, आप तो मुझे नीचा दिखाने से फुर्सत ही नहीं मिलती। मैंने कहा था तेल को आकर मेरे हाथ में गिरने के लिए, पता नहीं कैसे गिर गई। सम्राट सोना के सामने आकर बोला, तुम्हें पता है मुझे तुमसे लड़ाई करने में क्यों मजा आता है। सोना कंफ्यूज भरी नजरों से सम्राट को देखने लगती है, जिस पर सम्राट उसके नाक खींचते हुए कहता है, मैं चाहे तुम्हारी कितनी भी इंसल्ट करूं तुम मुझसे फिर भी बात करती हो, वह भी बिना किसी डर के, इसलिए मुझे तुमसे लड़ने में मजा आता है। सोना अपने दूसरे हाथ से सम्राट के हाथ को हटाते हुए बोली, मेरे नाक को खींचना बंद कीजिए, मुझे सुपर्णखा नहीं बनना। सम्राट लाइट ऑफ करते हुए बोला, चलो सो जाओ, कल बहुत काम है। सोना बिस्तर पर लेटते हुए बोली, कल आप मुझे असम घुमाओगे ना? क्या मैंने तुम्हें मनाली घुमाया था? सम्राट ने सवाल किया। सोना अपना गर्दन नामे हिलाने लगी, नहीं घुमाया। सम्राट सोना के सर को थपथपाते हुए बोला, तो तुम्हें ये क्यों लगता है कि मैं तुम्हें असम घुमाऊंगा? इसलिए सपने देखना बंद करो और पहले अपने हाथ को देखो और सो जाओ। सोना सम्राट की बात पर बोली, मुझे नींद नहीं आ रही। सम्राट सोना के ऊपर आकर बोला, तुम्हारे नींद को लाने के लिए हम कुछ नया ट्राई कर सकते हैं। सोना अपना एक हाथ सम्राट के सीने पर रखते हुए बोली, मुझे नींद आ रही, बहुत तेज नींद आ रही है, आप भी जाकर सो जाइए। सम्राट सोना के हाथ को अपने सीने से हटाकर बोला, आई लव योर हार्ट बीट्स। इतना कहते हुए सम्राट अपना सर सोना के सीने पर रख लेता है। सोना के हाथ खुद व खुद सम्राट के बाल पर चले जाते हैं और सम्राट अपने आंखें बंद कर लेता है। अगले दिन सुबह सोना की नींद खुलती है तो वह देखती है सम्राट वहां पर नहीं था, इसलिए सोना भी जल्दी से बाथरूम चली जाती है। लेकिन उसके पास एक नई दिक्कत आ गई थी, उसे अपना हाथ गीला नहीं करना था और उसे नहाना भी था। उसने मुंह बनाते हुए बाथरूम से बाहर आ जाती है, जाकर बिस्तर पर बैठ जाती है। सम्राट कमरे के अंदर आता हुआ बोला, तुम देवदास की फीमेल वर्जन बनकर क्यों बैठी हुई हो? क्या तुम्हें अलग से इनविटेशन चाहिए कुलदेवी के मंदिर जाने के लिए? सोना अपना चेहरा उठाकर सम्राट की तरफ देखती है, उसकी आंखें नम हो गई थी। सम्राट अपनी आंखें छोटी करके बोला, तुम्हें अगर यहां पर रोना धोना है तो खींच कर लगाऊंगा, चुप रहो। सोना सम्राट की तरफ देखते हुए बोली, आप मुझे डांट रहे हैं? मेरे हाथ जल गए हैं, मुझे नहाना है। सम्राट आगे बढ़कर सोना को अपनी बाहों में उठा लेता है और बाथरूम की तरफ ले जाता है। सोना नहाने के बाद चुपचाप ड्रेसिंग टेबल पर बैठी हुई थी। उसके बाल गीले थे और उसके गले पर लाल निशान थे, जो कि साफ बता रहा था कि सम्राट ने अपना रिवॉर्ड लिया था सोना की खातिरदारी करने का। सम्राट हेयर ड्रायर उठाकर सोना के बाल सुखाते हुए बोला, तुम इतनी चुप क्यों हो? सोना अपनी नजरें उठाकर सम्राट को मिरर में देखते हुए बोली, मैंने कभी सोचा नहीं था कि यह सीरियस दिखने वाला इंसान इतना बदमाश और बागर बिल्ला हो सकता है। सम्राट के हाथ सोना के बाल सुखाते सुखाते रुक जाते हैं और वह मिरर में सोना को घूरते हुए देखने लगता है, जिसने उसे मुंह पर बागर बिल्ला कहा था। सम्राट सोना के बालों को मजबूती से अपनी एक मुट्ठी में भरते हुए बोला, जंगली बिल्ली, अगर दोबारा तुमने मुझे बागर बिल्ला कहा तो तुम्हें बोलने के लायक नहीं छोड़ूंगा मैं। सम्राट सोना को घूरते हुए बोला, आपने देखा आपने मेरे साथ क्या किया है, उसके बाद मेरे मुंह से अपने लिए तारीफ की गुंजाइश कीजिएगा। सम्राट सोना के बात पर तिरछी मुस्कान के साथ कहा, यह मेरा तरीका है तुम पर हक जताने का। सोना सम्राट की बात पर मुंह बनाती है कि वहां पर सावित्री नीलिमा के साथ आ जाती है। नीलिमा एक नजर सोना पर करने के बाद अपनी नजरें फेर लेती है। सम्राट सावित्री जी की तरफ देखते हुए बोला, दादी कुछ काम था आपको? सावित्री सम्राट के सामने आकर बोली, अब तुम यहां से जाओ, बहुरानी को हम तैयार कर लेंगे। सम्राट सावित्री जी की बात पर बोला, मैं अपनी बीवी को तैयार कर सकता हूं।
सोना सम्राट की तरफ देखते हुए बोली, मैं दादी जी से। कहते हुए सोना चुप हो जाती है क्योंकि सम्राट उसे बहुत बुरी तरीके से घूर रहा था। सावित्री जी सम्राट के कान को खींचते हुए बोली, सम्राट इस तरीके से बहू को डराना बंद करो, चलो निकलो यहाँ से, हम उसे तैयार करके लाते हैं, तुम भी जाकर तैयार हो जाओ। सम्राट अपना कान छुड़ाकर सोना को घूरते हुए कमरे से बाहर चला जाता है। सावित्री सोना के पास आते हुए बोली, बहू चलो, तुम्हारे लिए हम कपड़े लेकर आए हैं। सोना सावित्री की बात पर अपना सिर हिलाती है और नीलिमा सावित्री जी के साथ मिलकर उसे तैयार करने लगती है। नीचे सभी लोग मंदिर जाने के लिए तैयार खड़े हुए थे। शोभित ने पीले रंग का कुर्ता पजामा पहना था और बाकी सभी अपनी पसंद से रेडी थे। शीतल ने सिल्क की साउथ इंडियन साड़ी पहनी हुई थी जिसमें वह काफी सुंदर लग रही थी। सम्राट शोभित के पास आते हुए बोला, मंदिर में सिक्योरिटी गार्ड का इंतजाम हो चुका है ना, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है ना? शोभित अपना सिर हिलाते हुए बोला, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है भाई, वहां पर सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन लगता है कि आप नॉर्मल नहीं है। सम्राट अपने भौहें चढ़ाते हुए बोला, मतलब? शोभित हल्की मुस्कान के साथ बोला, आप काफी चिढ़े हुए लग रहे हो, क्या भाभी ने आपको परेशान किया? सम्राट तिरछी नजरों से शोभित को घूरते हुए बोला, लगता है कि अब तुम्हारा भी हाथ पीले करने का वक्त आ गया है, क्योंकि कुछ ज्यादा ही तुम दूसरों की जिंदगी में दखलंदाजी कर रहे हो। शोभित ने अकड़ कर कहा, सीरियसली मेरे शादी के सपने देखना बंद कीजिए, जब तक मैं 30 का नहीं हो जाऊंगा तब तक तो शादी नहीं करने वाला। सम्राट ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, सही है, इतनी जल्दी अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो मेरी तरह। शोभित सीढ़ियों की तरफ देखते हुए बोला, मुझे नहीं लगता कि आपकी जिंदगी बर्बाद हुई है, मुझे लगता है कि आपकी जिंदगी आबाद हो चुकी है। सम्राट ने कंफ्यूज होकर शोभित की तरफ देखते हुए बोला, क्या कहा तुमने? शोभित सम्राट को मोड़कर आगे देखने के लिए कहता है तो सम्राट आगे देखता है। सम्राट की नजरें सोना पर जाती है। सोना ने गोल्डन एंड रेड कलर की बनारस की साड़ी पहनी हुई थी। उसे कुंदन की ज्वेलरी पहनाई गई थी, बालों का बन बनाया हुआ था, मांग में लाल रंग की सिंदूर लगाया गया था, गले में रॉयल मंगलसूत्र, हाथों में भरी चूड़ियां, बालों में गजरा और उसके पाजेब की आवाज शोर कर रही थी। शोभित सम्राट के कान में धीरे से बोला, खूबसूरत है ना? सम्राट एक टक सोना को देखते हुए खोए हुए स्वर में बोला, बेहद। रविंद्रनाथ जो कि शोभित की बात सुन रहा था, वो सम्राट के दूसरे काम में आकर धीरे से बोल, अप्सरा से भी ज्यादा ना? क्या तुम उससे प्यार करना चाहते हो? सम्राट का ध्यान टूटता है और वह रविंद्रनाथ को घूरते हुए कहता है, आप मेरे मजे ले रहे हो। शोभित सम्राट की बात पर हंसते हुए बोला, भाई आपने अभी अभी भाभी की तारीफ की। सम्राट चिढ़ते हुए बोला, अगर कोई इंसान अच्छा लग रहा है तो उसकी तारीफ करने में क्या दिक्कत है? रविंद्रनाथ सम्राट के कंधे को थपथपाते हुए बोला, बेटा जी आपको इतना शर्माने की जरूरत नहीं है, जब मेरी शादी हुई थी आपकी दादी से तब मैं भी उन्हें कुछ खास पसंद नहीं करता था, लेकिन अब देखो मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। सम्राट चिढ़ते हुए बोला, तो क्या उठाकर ले जाओ मेरी बीवी को बेडरूम में? अब आप लोग मुझे छेड़ना बंद करो। वैदिक सोना को देखकर बोल, कितनी खूबसूरत लग रही है भाभी। सम्राट वैदिक के सर पर हल्का सा मारकर बोला, मेरी बीवी को ताड़ना बंद करो। वैदिक सम्राट की तरफ घूरकर देखता है तो सम्राट दांत पीसते हुए कहता है, अगर अपने इन छोटी छोटी आंखों से मुझे घुराना तो दोनों आंखें निकाल लूंगा। वैदिक मुंह बनाकर वहां से चला जाता है। सोना हॉल में खड़ी हो जाती है तो सम्राट सावित्री जी की तरफ देखते हुए कहता है, अब क्या हम लोग कुलदेवी के मंदिर चल सकते हैं या फिर पूरा दिन लेना है सजने संवरने के लिए? वो सोना को टोंट करता है। सोना सम्राट के टोंट को अच्छे से समझ रही थी, लेकिन वो उसे इग्नोर कर देती है और रविंद्रनाथ के पास आकर कहती है, दादाजी जब हम मंदिर पहुंचेंगे तब आप मुझे बता सकते हैं कि वहां पर कौन कौन हो सकता है? शिशुपाल सोना की तरफ देखते हुए जहरीली मुस्कुराहट के साथ बोला, उसकी फिक्र आप मत करो बेटा, वहां पर बहुत सारे लोग होंगे। दामिनी शिशुपाल का साथ देते हुए सोना से बोली, और वहीं पर पता चलेगा कि तुम ओबरॉय परिवार की बहू बनने के लायक हो या नहीं। सम्राट ने सोना के हाथ को पकड़कर बोला, चलो फालतू के लोगों की बातों पर ध्यान मत दो, आते वक्त काफी वक्त हो जाएगा। सावित्री सम्राट की तरफ देखते हुए बोली, सम्राट वहां पर तुम्हारे छोटे दादा भी होंगे। सम्राट सावित्री से बोला, मुझे पता है दादी माँ, और मुझे ये भी पता है उन्हें कैसे जवाब देना है। जो चीज मैं नहीं करता उन चीजों का इल्जाम भी लेना मैं पसंद नहीं करता, अब हमें चलना चाहिए। सम्राट की बात पर सभी सिर हिलाते हैं और वहां से कुल देवी के मंदिर के लिए निकल जाते हैं। कुछ देर बाद कुलदेवी का मंदिर सम्राट सोना के हाथ को धीरे से पकड़ उसे गाड़ी से बाहर निकालता है। शोभित सम्राट और सोना के पीछे खड़ा हो जाता है। सावित्री सोना की तरफ देखते हुए बोली, चलो मंदिर के अंदर। सोना अपना सिर हिलाती है, सम्राट के साथ ऊपर की तरफ आ जाती है। करीब 100 सीढ़ियों को चढ़कर उन लोगों को मंदिर तक पहुंचना था। सीढ़ियां चढ़ते हुए वो लोग ऊपर आते हैं। वो मंदिर बहुत खूबसूरत थी।
वहां पर बनी नक्काशियां किसी के भी दिल को छूने के लिए काफी थी। पूरे सफेद कलर के मार्बल में वह मंदिर चमक रही थी। वहां खड़ा पुरोहित रविंद्रनाथ के सामने हाथ जोड़कर बोला, आइए ओबरॉय साहब, पूजा की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है, अब बस हवन की देरी है। रविंद्रनाथ ने पुरोहित जी के बात पर बोले, इस बार की पूजा में हम नहीं, हमारा बड़ा पोता सम्राट और उनकी नववधू बैठेगी। पुरोहित अपना सिर हिलाते हुए बोला, ठीक है, चलिए पूजा शुरू करते हैं। मुहूर्त शुरू हो चुका था। रविंद्रनाथ सम्राट की तरफ देखते हैं तो सम्राट अपना सिर हिलाकर सोना के हाथ को पकड़ अंदर की तरफ चला जाता है। बाकी सब भी गंगाजल छिड़क कर अंदर आ जाते हैं। सम्राट और सोना पूजा में बैठते हैं। सोना ने सम्राट के हाथ को पकड़ा था क्योंकि उसके हाथों में पट्टी बंधी हुई थी। धीरे धीरे शांति पाठ का पूजा पूरा होता है। पुरोहित सम्राट और सोना की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोला, आप दोनों की जोड़ी को किसी की नजर ना लगे। फिर सोना की सर पर हाथ फेर कर सदा सुहागन रहो। सोना पुरोहित जी के पैर छूती है और सभी लोग बाहर आ जाते हैं। सावित्री सोना की तरफ देखते हुए बोली, बहू, यहाँ पर जब भी हम पूजा के लिए आते हैं गरीबों को अपने हाथों से कपड़े और अनाज भेंट करते हैं। इस बार वो काम तुम्हें और सम्राट को करना है। सोना अपनी बड़ी बड़ी आंखों से सम्राट की तरफ देखने लगती है। सम्राट उसके देखने का मतलब बहुत अच्छे से समझ रहा था, लेकिन वो उसकी नजरों को इग्नोर करते हुए बोला, ये तो मैं घर जाकर बताऊंगा तुम्हें कि मैं कैसा हूं। सोना सम्राट की बात पर धीरे से बोली, नीली आंखों वाली बिल्लू हो आप। सम्राट सोना के हाथों को मजबूती से पकड़ अपने दांत पीसकर बोला, सोना, ज्यादा मत बोलो, मुझे ये नाम बिल्कुल पसंद नहीं। तभी रविंद्रनाथ ने सम्राट से कहा, बिल्लू चलो बेटा। सम्राट चिढ़ जाता है और वहीं सोना की हंसी छूट जाती है, जिस पर सम्राट उसे बहुत बुरी तरीके से घूरने लगता है। सोना अपने मुंह पर हाथ रख धीरे धीरे हंसने लगती है। सम्राट अपने इरिटेशन को कंट्रोल करते हुए रविंद्रनाथ से बोला, दादू, अब मैं बच्चा नहीं रहा, मेरी शादी हो चुकी है, मुझे इस गंदे भद्दे से निकनेम से मत बुलाया कीजिए। रविंद्रनाथ उसे नाराज हुआ देखकर हल्का मुस्कुराकर बोला, वैसे तुम्हें तो बचपन में ये नाम काफी पसंद था, अब क्या हो गया। सम्राट ने खुन्नस में कहा, मुझे कभी भी यह नाम पसंद नहीं था, आप जबरदस्ती मुझे ये नाम दे रहे हो। सावित्री रविंद्रनाथ को डांटते हुए बोली, बच्चा बड़ा हो गया है, अब क्यों परेशान कर रहे हो उसे, चलिए अब। शोभित रविंद्रनाथ के कंधे पर हाथ रख उसे सामने की तरफ देखने के लिए कहता है तो सामने से आ रहे लोगों को देख रविंद्रनाथ का चेहरा सख्त हो जाता है। सामने करीब रविंद्रनाथ की उम्र का आदमी खड़ा हुआ था। उसके बगल में एक 55 और एक 50 साल का आदमी था, जिनके बगल में 40 और 45 साल की औरतें जेवरों से लदी खड़ी हुई थी। वह आदमी रविंद्रनाथ की तरफ आते हुए बोला, काफी वक्त के बाद आपसे मुलाकात हुई है बड़े भैया। रविंद्रनाथ अपने चेहरे पर झूठा मुस्कान लाते हुए बोला, भैरवी, मैंने सोचा नहीं था कि तुम यहाँ पर आओगे। भैरवी सम्राट की तरफ देखते हुए रविंद्रनाथ से बोला, सुना है आपके बड़े पोते ने शादी कर ली, बस उन लोगों को ही उनकी शादी का आशीर्वाद देने आया था। सावित्री भैरवी की बात पर बोली, देवर जी, अब आप आ ही गए हैं तो सम्राट और उसकी पत्नी को आशीर्वाद दे दीजिए। भैरवी सावित्री जी की बात पर जहरीली मुस्कान के साथ बोला, जी क्यों नहीं भाभी। इतना कहकर सम्राट के सामने आकर खड़ा हो जाता है। सम्राट रविंद्रनाथ की तरफ देखता है तो रविंद्रनाथ पलके झपकाकर उसे शांत रहने के लिए कहता है। सम्राट अपने मुट्ठी मजबूती से बंद कर भैरवी के पांव छू लेता है। सोना भी भैरवी से आशीर्वाद ले लेती है। भैरवी सोना के सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, भगवान तुम्हें सुख और समृद्धि प्राप्त करवाए, सम्राट ओबरॉय की पत्नी के रूप में। सोना खड़ी हो जाती है। सम्राट बहुत बुरी तरीके से भैरवी को घूर रहा था। सोना भैरवी की बात पर मुस्कुराते हुए बोली, मुझे अभी पता चला कि आप मेरे छोटे दादाजी हो, आपके आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। करीब 28 साल का एक लड़का आगे आते हुए बोला, सोचा नहीं था कि गाय के रूप में एक तीखी मिर्ची से मिलने को मिलेगा। शोभित सम्राट उस लड़के की तरफ देखते हैं। सोना उस लड़के को नहीं जानती थी, इसलिए वो चुप ही रहती है। वहीं उस लड़के के बगल में खड़ी लड़की बहुत बुरी तरीके से सोना को घूर रही थी। उसकी आंखों में सोना के लिए जलन और नफरत साफ नजर आ रही थी, जिसे सोना देख तो पा रही थी लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। सम्राट का मूड बुरी तरीके से उखड़ चुका था। सावित्री उसे देखते हुए बोली, सम्राट, जाकर तुम बाकी का काम करो। सम्राट सावित्री जी की बात पर अपना सिर हिलाकर सोना को खींचते हुए ले जाता है। शोभित उस लड़की की तरफ देखते हुए बोला, आलोक भैया, सोचा नहीं था कि आप ऐसी किसी लड़की से शादी करोगी, वैसे कंग्रेचुलेशंस। आलोक, जो कि भैरवी का बड़ा पोता था, शोभित की बात पर उसे घूरते हुए बोला, माया में क्या खराबी है। शोभित ने माया की तरफ देख हल्का मुस्कुराकर बोला, माया जी, आपने काफी अच्छा माया जाल फंसाया है, लेकिन आप इस माया जाल में सम्राट भाई को नहीं फंसा पाई, इसलिए आलोक भैया से काम चलाना पड़ रहा है।
माया के बगल में खड़ी लड़की शोभित की तरफ देखते हुए बोली, कहीं तुम मेरी जाल में ना फंस जाओ। शोभित उस लड़की की तरफ देखते हुए बोला, रागिनी मैंने अभी तक जहरीली नागिन पालन शुरू नहीं किया, पर जब शुरू करूंगा तो सबसे पहले तुम्हें ही अपने पिंजरे में कैद करूंगा। भैरवी ने शोभित से कहा, शायद तमीज भूल चुके हो तुम। शोभित हल्की मुस्कान के साथ कहा, नहीं बड़े दादा, मेरी परवरिश मेरे भाई ने की है और मैं बेहतर तरीके से जानता हूं कि किसे कितनी इज्जत हजम होती है। आलोक बुरी तरीके से शोभित को घूरने लगता है। रविंद्रनाथ शोभित से बोले, शोभित जाकर उस तरफ देखो, सम्राट सब कुछ ठीक से संभाल रहा है ना, उसकी मदद करो। शोभित ने रविंद्रनाथ की बात पर अपना सिर हाँ में हिलाकर रागिनी के कान में धीरे से बोला, गर्ल्स लाइक यू आर नॉट माई टेस्ट। रागिनी बहुत बुरी तरीके से शोभित को घूरने लगती है। शोभित उसे इग्नोर कर सम्राट की साइड चला जाता है। सोना सबको प्रसाद बांट रही थी, वो जब एक आदमी को प्रसाद देती है तब वो बहुत बुरी तरीके से उसके हाथ को छूता है। सोना जल्दी से अपना हाथ खींच लेती है, उस आदमी को गुस्से से देखने लगती है तो वह आदमी तिरछी मुस्कान के साथ कहता है, क्या हो गया, क्या मुझे प्रसाद नहीं देना? सोना सम्राट की तरफ देखती है जो कि बाकी लोगों को अनाज बांट रहा था, इसलिए वह ज्यादा ध्यान न देते हुए उस आदमी को फिर से प्रसाद देती है। इस बार वह आदमी सोना के कलाई को मजबूती से पकड़कर कहता है, सम्राट से सारे रिश्ते तोड़ लो और तुम चाहो तो मेरी बाहों में आ सकती हो। कौन है यह आदमी जो सोना के साथ इस तरीके से बदतमीजी कर रहा है? सम्राट क्या करेगा इस आदमी के साथ? सम्राट और माया के बीच क्या पहले कोई संबंध था? जानने के लिए कहानी पर बने रहिए।